Good morning, all of you. This is Dr. Aftab Ansari, and welcome all of you in the new video lecture of microbiology of Gonod College of Paramedical Sciences and Nursing. Today, we are going to study about the Clostridium botulinum. This is a very important microorganism, which is the causal organism of the disease botulism, which is an foodborne disease mostly. So let us go to study about this. This is well-known bacillus bacteria. Means this bacteria is a bacillus bacteria, causes very important disease. Very important disease called the botulism. मीन्स कि दिस माइक्रोऑर्गेनिज्म क्लोस्ट्रीडियम बाटुलाइनम एक इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया और एक इम्पोर्टेंट डिजीज़ कॉज करता है, जिसको हम बाटुलिज्म कहते हैं. एंड दिस डिजीज़ एग्जिस्टेड इन द फॉर्म ऑफ फूड पॉइजनिंग. और ये जो डिजीज़ है ये मोस्टली फूड बोर्न डिजीज़ है या फूड पॉइजनिंग डिजीज़ कह सकते हैं, और वहीं से ये कॉज करता है ये. एंड 78 स्ट्रेन्स, और इसके लगभग कह सकते हैं कि इसका जो क्लोस्ट्रीडियम बाटुलाइनम है इसके 78 स्ट्रेन्स पाए जाते हैं और अकर्स आउट ऑफ 42. और इन टोटल जो ये है बाटुलाइनम, क्लोस्ट्रीडियम बाटुलाइनम की, वो 78 स्ट्रेन्स पाई जाती हैं इस स्पीसीज़ की, और इसमें से 42 जो है वो फूड बोर्न डिजीज़ कॉज करता है. क्या कॉज करता है? फूड बोर्न डिजीज़ कॉज करता है ये. और नेक्स्ट इसकी स्टडी हम करते हैं कि क्लोस्ट्रीडियम बाटुलाइनम की इसकी मॉर्फोलॉजी कैसी होती है. तो मॉर्फोलॉजी के बारे में आपको पता ही है कि इसका बाहर से जो कैसा दिखता है ये, हाउ लुक्स लाइक एक्सटर्नली, दिस इज़ कॉल्ड एज द मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी, ये जो बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम बाटुलाइनम, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, मैंने पहले ही आपको बताया था. ग्राम पॉजिटिव है, रड शेप बैक्टीरिया होता है, नॉन कैप्सुलेटेड होता है. ये इसमें कैप्सूल का फॉर्मेशन नहीं होता है. कैप्सूल जो कि सेल वॉल के बाहर एक फर्म स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया का, जो कि इसमें नहीं होता है. और दूसरी बात इसमें क्या है कि ये एनारोबिक बैक्टीरिया होता है. मीन्स कि दिस बैक्टीरिया नो नीड ऑक्सीजन फॉर इट्स प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. और स्पोर फॉर्मिंग है, स्पोर का फॉर्मेशन करता है ये. स्पोर फॉर्मिंग का मतलब यही होता है कि ऐसे बैक्टीरिया जो कि स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं उनको स्पोर फॉर्मिंग बोलते हैं. और ये मोटाइल बैक्टीरिया होता है. मोटाइल का मतलब यही है कि वो मूव कर सकता है फ्रॉम द वन प्लेस टू द अदर प्लेस, बिकॉज दिस बैक्टीरिया पजेस द फ्लैजेला. फ्लैजेला इज ए लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ द बैक्टीरिया. मीन्स कि दिस बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम बाटुलाइनम पजेस फ्लैजेला, so it can move from one place to other place. Means this bacteria is motile bacterium. Now this is the culture characteristics. It is also important point of this study. कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स. कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है कि किस कल्चर मीडियम में, मतलब ऐसा है कि जो ये क्लोस्ट्रीडियम बाटुलाइनम है ये किस कल्चर मीडियम में अच्छे से ग्रो करता है या उसमें डेवलपमेंट करता है, और किस एनवायरनमेंट में डेवलपमेंट करता है, किस पीएच पे डेवलपमेंट करता है ये या ग्रो करता है. तो उसी को हम स्टडी करते हैं कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स में. तो जो यहाँ पे क्लोस्ट्रीडियम बाटुलाइनम इज़ एन ऑब्लिगेट एन एरोबिक एन एरोब. मीन्स कि जो क्लोस्ट्रीडियम बाटुलाइनम है, मैंने पहले ही बताया था आपको कि ये एनारोबिक बैक्टीरिया है. तो ये ऑब्लिगेट एनारोबिक, मतलब कि इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है इसके ग्रोथ करने के लिए. ग्रो इन लो ऑक्सीजन कंडीशन, मतलब कि बहुत कम होगा तो भी आराम से ये ग्रो करेगा, कोई इसको प्रॉब्लम नहीं होगी. कंडीशन इन शीप ब्लड अगार मीडियम. और कैसा मीडियम में, इसके लिए एक स्पेसिफिक मीडियम है जिसमें ये ग्रो करता है, जिसको हम बोलते हैं शीप अगार मीडियम. शीप ब्लड अगार मीडियम, शीप का ब्लड होता है और अगार मीडियम को मिक्स करके ये कल्चर मीडियम तैयार होता है, और उसी कल्चर मीडियम में आसानी से ग्रो कर जाते हैं. द ऑप्टिमम टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड फॉर 37 सेंटीग्रेड. मीन्स कि इसके लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिसमें कि अच्छे से ग्रो कर सकता है, वो इसके लिए है 37 सेंटीग्रेड फॉर इट्स ग्रोथ. एंड इट फॉर्म इरेगुलर स्लाइटली रेज्ड ग्रे स्मूथ कॉलोनीज़. और इसकी जो कॉलोनी जो डेवलप करती है वो एक थोड़ी सी उभरी हुई होती है और
उसमें कोई रेगुलरिटी नहीं होता है कि कौन कैसा होगा, कुछ इरेगुलर टाइप की होती है, कुछ उभरी हुई कॉलोनीज़ डेवलप करता है, और वो कॉलोनी कुछ स्मूथ टाइप की होती हैं, और ग्रे स्मूथ कॉलोनीज़ होती है, इसकी ग्रे कलर की होती है जब कॉलोनी डेवलप कर जाती है। कॉलोनीज़ में भी ट्रांसल्यूसेंट, इसकी जो कॉलोनी जो डेवलप करती है पेट्री डिस्क में या जहाँ पे भी हम इसको कल्चर मीडियम में इसको ग्रो कराते हैं, तो इसकी जो कॉलोनी होती है वो ट्रांसल्यूसेंट होती है। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब है कि थोड़ी सी ये ट्रांसपेरेंट टाइप की होती है, और इसकी जो कॉलोनी होती है वो ओपैक होती है। और दूसरी बात इसमें यह है कि एल्कलाइन ग्लूकोज मीडियम, अगर जो मीडियम हमारा जो कल्चर मीडियम है, अगर वो एल्कलाइन ग्लूकोज मीडियम है तो वो सपोर्ट करेगा, सपोर्ट ऑफ इट्स कॉलोनीज, इसके कॉलोनी को डेवलपमेंट के लिए या इसकी कॉलोनी को ग्रो करने के लिए जो एल्कलाइन ग्लूकोज मीडियम अगर हम उसमें रखते हैं, उस कल्चर मीडियम में रखते हैं, एल्कलाइन ग्लूकोज मीडियम भी थोड़ा सा हम रखते हैं उसमें कल्चर मीडियम में, तो ये उसके ग्रोथ को सपोर्ट करता है। तो ये तो बात हो गई टोटल इसके कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स की कि यहाँ कहाँ पे ये जो है आसानी से ग्रो करेगा। दूसरी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके लिए वो है वायरुलेंस फैक्टर। वायरुलेंस फैक्टर में स्टूडेंट्स हम यहाँ पे ये पढ़ते हैं कि इसमें ऐसे इसकी बॉडी का, या जो कह सकते हैं इसकी जो हमारे पास जो ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया में इसका जो इसकी जो मार्फोलॉजी है या इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन के मतलब कैसे ये खुद बना हुआ है, तो वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करता है किसी भी दूसरे हमारे पास जो इम्यून सिस्टम है, चाहे वो ह्यूमोरल हो या चाहे वो सेल मीडिएटेड हो, तो उनसे वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करता है। और प्लस इसके साथ साथ वो ऐसे कौन से टॉक्सिन्स को या कैसे एंजाइम्स को रिलीज़ करता है जिससे कि वो अपने आप वो डिजीज़ प्रोड्यूस कर पाए। तो इन सब को हम इंक्लूड करते हैं किसमें, वायरुलेंस फैक्टर में। तो वायरुलेंस फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है इट प्रोड्यूसेस ए टॉक्सिन बाटुलाइनम। एक बाटुलाइनम एक टॉक्सिन होता है, वो ये प्रोड्यूस करता है, दैट इज़ ए न्यूरोटॉक्सिक। और कैसा होता है ये न्यूरोटॉक्सिक होता है। न्यूरोटॉक्सिक मीन्स समझ रहे हैं आप लोग, न्यूरोटॉक्सिक का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई टॉक्सिन, ऐसा कोई टॉक्सिन जो हमारे नर्वस सिस्टम पर इम्पैक्ट डालता होगा या हमारे नर्वस सिस्टम को डिस्ट्रक्ट करता होगा, उसको डिस्ट्रॉय करता होगा या उसको डिसऑर्डर करता होगा। तो ऐसे हम किसी भी जो टॉक्सिन है अगर वो हमारे नर्वस सिस्टम को इन सारी चीज़ों में प्रॉब्लम क्रिएट कराता है तो इसको हम बोलते हैं न्यूरोटॉक्सिक। मीन्स कि हमारे नर्वस सिस्टम पे ही इसका इफेक्ट होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं न्यूरोटॉक्सिन। विच इज़ ए प्रोटीनियसियस इन नेचर। और नेचर में जो हमारा ये न्यूरोटॉक्सिन है बाटुलाइनम, ये प्रोटीन होता है एंड हाईली सेंसिटिव टू हीट। और हीट के लिए ये काफ़ी सेंसिटिव होता है। मीन्स कि हीट का इस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है कम और ज़्यादा होने पर। विद द मॉलिक्यूलर वेट, और इसकी इस बाटुलाइनम जो इसका जो टॉक्सिन है, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है उसका मॉलिक्यूलर वेट लगभग 70,000 होता है। एंड दिस टॉक्सिन इन्फ्लुएंसेस नो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। क्या करता है कि जो मसल जो हमारे कॉन्ट्रैक्शन करते हैं मसल्स में, तभी हम बैठ पाते हैं, अपने हाथ को मोड़ पाते हैं, सीधा कर पाते हैं, उठा पाते हैं, बैठ जाते हैं, मुड़ जाते हैं, झुक जाते हैं। ये सब तमाम चीज़ें हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन पर ही डिपेंड करता है। तो क्या करता है कि ये नो कॉन्ट्रैक्शन, इसमें कॉन्स्ट्रक्शन जो होता है, कॉन्ट्रैक्शन जो होता है हमारे मसल्स में, तो ये जो टॉक्सिन होता है हमारे मसल के कॉन्ट्रैक्शन को नहीं होने देता है, कॉन्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट कराता है। इन रिस्पॉन्स टू मोटर न्यूरॉन्स एक्टिविटी, जो हमारे मोटर न्यूरॉन्स एक्टिविटी होती है हमारे नर्वस सिस्टम में, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करके हमारे मसल को सही ढंग से काम नहीं करने देता है, जिससे क्या होता है कि रिजल्टिंग पैरालिसिस। पैरालिसिस आप जानते हैं क्या होता है, जिसको हम फालिज कहते हैं हिंदी में। तो पैरालिसिस में है क्या चीज़, जब हमारा जैसे जिसको भी पैरालिसिस हो जाती है उसको कंपन होने लगता है हाथ में, उसका हाथ काम नहीं करता है। पैर में अगर पैरालिसिस है तो पैर काम नहीं करता है। जिस भी पार्ट, बॉडी के पार्ट में पैरालाइज हो जाता है वो बॉडी काम नहीं करता है। काम ना करने की सीधी वजह ये होती है कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है उस नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाती है, और प्रॉब्लम से हमारे किसी भी मसल को ठीक से वो काम नहीं करने देता है। वो मसल का कॉन्ट्रैक्शन वो डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे जो है पैरालिसिस कॉज कर जाता है। तो इसमें जो पैरालाइज कर जाता है ये, तो इसकी जो इस न्यूरोटॉक्सिन का जो इम्पैक्ट है वो पैरालिसिस कॉज करता है ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन इन द नर्वस सिस्टम। तो पैरालाइज अकर कर जाता है। फिर दूसरी बात यहाँ पे लिखी हुई है डेथ आल्सो
caused in case of respiratory paralysis. अगर respiratory paralysis हो गई, respiratory paralysis, you know that respiratory paralysis means कि totally concerned with our uh, inspiration and expiration, which is also supported by our diaphragm, which is present just below our lungs. तो अगर इन सब में अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन ढंग से नहीं होगा तो ये रेस्पिरेटरी पैरालाइज कर सकता है, और अगर रेस्पिरेटरी पैरालाइज हो गया तो यू कॉन्ट इनहेल और एक्सहेल. सो इन दिस केस डेथ इज द रिजल्ट ऑफ दिस टॉक्सिन. सो द स्टूडेंट, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि वायरुलेंस फैक्टर क्या है. इसका जो मोस्ट है वायरुलेंस फैक्टर के बारे में सीधी सी बात अगर हम करते हैं तो जान लें इसमें कि इसके वायरुलेंस फैक्टर में होता क्या चीज़ है कि ये इसकी जो वायरुलेंस फैक्टर है, इसके वायरुलेंस फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉक्सिन बाटुलाइनम है जो कि न्यूरोटॉक्सिक होता है, हमारे नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट डालता है. और नर्वस सिस्टम के साथ साथ कह सकते हैं इसमें कि हमारे जो मोटर न्यूरॉन्स एक्टिविटी होती है, मोटर न्यूरॉन्स एक्टिविटी होती है हमारे नर्वस सिस्टम में. जब आप कभी नर्वस सिस्टम आप पढ़ें तो उसमें आप मोटर न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ें, और आप सिनेप्स के बारे में पढ़ें, और इम्पल्स कंडक्शन के बारे में पढ़ें, तो आप जान पाएंगे कि ये मोटर न्यूरॉन्स की एक्टिविटी कैसे क्या होती है. वो एक अलग आपकी टॉपिक है, और फिजियोलॉजी में हो सकता है कि आपको पढ़ाया भी जाए. तो ये कहने का मतलब ये कि टोटल जो इसका ये बाटुलाइनम है, बाटुलाइनम इज टोटली इम्पैक्ट ऑन आवर नर्वस सिस्टम रिजल्टिंग कॉजेज द पैरालिसिस and death is also caused in case of the respiratory paralysis. So this is the end of the virulence factor, and next one is the disease. डिजीज़ की बात करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या है ना कि द टॉक्सिन बाटुलाइनम की अगर हम बात करते हैं जो एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसर डिजीज़ बाटुलिज्म. इसमें जो डिजीज़ होता है उसको हम बाटुलिज्म बोलते हैं. बाटुलिज्म में क्या होता है, कोई चीज़ सीरियस इलनेस कॉज करता है, सीरियस इलनेस कॉज करता है, दैट्स अटैक बॉडी इज़ नर्वस. हमारे बॉडी के नर्व पे जो है इसका जो इम्पैक्ट होता है इस डिजीज़ में, और रिजल्टिंग क्या होता है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होती है, अच्छे से ब्रीदिंग नहीं हो पाती है, मसल पैरालिसिस हो सकता है, एंड इवन डेथ भी हो सकती है. तो इसमें जो बाटुलिज्म है ये तमाम चीज़ें इंक्लूड करता है इसमें. मतलब टोटल क्या है ना कि ये पैरालिसिस ही कॉज करता है, और पैरालिसिस कॉज करेगा जिसको हम उस डिजीज़ को ही हम क्या बोलते हैं, बाटुलिज्म बोलते हैं. तो डिफ़िकल्टी हो जाएगी ब्रीदिंग में, और मसल की भी पैरालिसिस करेगा. तो ये सब तमाम चीज़ें अगर ब्रीदिंग में अगर पैरालाइज हो गया, ब्रीदिंग सिस्टम में पैरालिसिस आ रही है और ढंग से वो काम नहीं कर रहा है, तो डिफ़िकल्टी तो होगी ब्रीदिंग में, और डिफ़िकल्टी है तो इसका मतलब है कि वो डेथ कॉज कर सकता है. अगर प्रॉपर वो सांसें नहीं ले सकता कोई व्यक्ति, अगर इससे इन्फेक्टेड है, अगर उसमें बाटुलिज्म है तो डेथ भी कॉज कर सकता है. यहाँ पे बताया गया है कि बाटुलिज्म आर ऑफ 3 टाइप्स. बाटुलिज्म की बात करते हैं तो 3 प्रकार की बाटुलिज्म हो सकती है. एक तो यहाँ पर लिखा हुआ है फूड बोर्न में, जिसको हम फूड पॉइजनिंग भी कहते हैं. आपके एग्जामिनेशन में, आपके पिछले कुछ एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डिस्क्राइब द फूड पॉइजनिंग, हाउ द फूड पॉइजनिंग कॉज्ड, डिस्क्राइब इट्स कॉजल ऑर्गेनिज्म एंड इट्स कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स. ऐसा कुछ करके आपका एग्ज़ाम में पूछा गया है पिछले कुछ सालों में. तो कहने का मतलब ये है ना कि इसमें जो डिजीज़ है वो 3 तरीके की बाटुलिज्म होती है. एक तो फूड बोर्न होता है, एक वुंड बाटुलिज्म होता है, एक इन्फेंट बाटुलिज्म होता है. ये 3 तरीके की बाटुलिज्म होती है. तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फूड बोर्न या फूड पॉइजनिंग वाली जो प्रॉब्लम आती है वो क्या चीज़ है. तो देख लेते हैं. क्लॉस्ट्रीडियम बाटुलाइनम स्पोर आर ऑफन फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ फ्रूट. कहते हैं ना फ्रूट के सरफेस पे, वेजिटेबल के सरफेस पे, और अगर सी फूड है तो उस पर जो जो ये आपका क्लॉस्ट्रीडियम बाटुलाइनम है ना, इसके स्पोर्स वेजिटेबल पे, फ्रूट पे, सी फूड पे और दूसरे खाने वाली चीज़ों के सरफेस पर पाए जाते हैं. एंड इन्फेक्शन अकर्स ड्यू टू फूड इज़ इम्प्रॉपरली प्रोसेस्ड. इसको कैंड फूड कहते हैं. कैंड फूड का मतलब क्या है ना कि जब कोई चीज़ अगर आप प्रॉपरली उसको पकाते नहीं हो, अच्छे टाइम तक वो उबलता नहीं है, अच्छे टाइम तक पकता नहीं है, आप जल्दी उतार लेते हो खाने को, तो उसमें हो सकता है कि जो उसके जो स्पोर्स हो ना वो पूरी तरीके से वो ख़त्म ना हो पाए हों,
या मरे ना हो, तो उसके स्पोर अलाइव रहते हैं। और जब आप उसको ऐसे ही कैंड फूड, मतलब कि आधा पका हुआ आधा पका खाना जिसको कह सकते हैं, अगर आप उसको खाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट कर जाएगा, है ना। तो कह सकते हैं ना कि फूड इज़ इम्प्रॉपरली प्रोसेस्ड। जो कि घरों में खाना बनता है तो कभी कभी जल्दबाजी में कम पूरा नहीं हो पाता, उतार लिया जाता है, तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। एट होम आर फूड कंटामिनेटेड विथ स्पोर, या तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास जो फूड रखा हो बन करके उसमें कंटामिनेशन हो जाए इसके स्पोर से, क्लस्ट्रीडियम बाटुलाइनम के स्पोर से। अगर वो फूड हमारा इन्फेक्टेड हो गया तो वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा। एंड तो अगर ये फूड में कंटामिनेशन है, और या कह सकते हैं कि फूड में टॉक्सिन मौजूद है उस क्लॉस्ट्रीडियम बाटुलाइनम की, तो ये डिजीज़ कॉज कर सकता है, और इसी को हम बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। और जब ये ऐसे फूड को हम खा लेते हैं जिसमें कि उसका स्पोर हो या उसकी टॉक्सिन हो, या कह सकते हैं कि कंटामिनेटेड फूड हो, तो लगभग 1 से 2 दिन में सिम्टम ये दिखने लगता है इसके इन्फेक्शन का। और इसका जो सिम्टम होता है, इसमें सबसे पहले तो आप जान लीजिए वोमिटिंग होगी, थ्रस्ट होगा, प्यास लगेगी, वोमिटिंग होगी, और कॉन्स्टिपेशन होगा, और डिस्फेजिया, मतलब कि जब आप कुछ खाएंगे ना, तो डिस्फेजिया में आपको खाएंगे या पिएंगे तो प्रॉब्लम होगी आपको खाने पीने में। डिफ़िकल्टी का लिखा हुआ यहाँ पे, डिफ़िकल्टी ऑफ स्वालोन फूड और लिक्विड, फूड या लिक्विड के जब आप खाते पीते हैं ना तो उसमें प्रॉब्लम होती है, खा पी नहीं जाता है। एंड डिस एथ्रिया बोलते हैं इसको, वॉइस नो क्लियर। जब ऐसा होगा ना तो कुछ आदमी बोलेगा कुछ, अगर इन्फेक्शन है उसमें तो वो कुछ क्लियर नहीं बोल पाएगा, तो इसको बोलते हैं डिस आर्थ्रिया। तो इसमें लिखा हुआ है वॉइस नॉट क्लियर। और ये हो जाएगी फूड बोन की बात या फूड पॉइजनिंग की बात होती है, जो कि क्लस्ट्रीडियम बाटुलाइनम से होती है। नेक्स्ट वन इज़ द वुंड बॉटिलिज्म। वुंड बॉटिलिज्म क्या होती है? द डिजीज़ अकर्स व्हेन स्पोर, ऐसे डिजीज़ अकर करते हैं या होते हैं व्हेन स्पोर ऑफ क्लस्ट्रीडियम बाटुलाइनम गेट इनटू द वुंड। जब किसी तरीके से, अगर मान लीजिए कोई वुंड है, घाव है, और उसके क्लस्ट्रीडियम बाटुलाइनम के अगर स्पोर किसी तरीके से अगर उस घाव तक पहुंच जाते हैं, मेक ए टॉक्सिन अटैक, तो वहाँ पर वो टॉक्सिन अटैक कर देते हैं और उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो इसको हम बोलते हैं वुंड बॉटुलिज्म। अब जो दूसरा है वो है इन्फेंट बाटुलिज्म। इन्फेंट बाटुलिज्म क्या होता है? इन दिस इज़ हैपन इन चाइल्ड बिलो 6 मंथ। 6 महीने से जो छोटे बच्चे होते हैं, 6 मंथ से जो छोटे बच्चे हैं, उसमें ये डिजीज़ कॉज करता है। लिखा है यहाँ पर कि इन दिस इज़ हैपन इन द चाइल्ड बिलो 6 मंथ। 6 मंथ से नीचे वाले बच्चों में ऐसा होता है। इन्फेक्शन अराइज ड्यू टू द इंजेक्शन ऑफ फूड। कोई ऐसा खाना या कोई ऐसा, अगर उनको दूध पिलाया जा रहा है तो उसमें अगर मान लीजिए कंटामिनेशन है, लिखा हुआ है कि ड्यू टू द इंजेक्शन ऑफ फूड कंटामिनेटेड विथ स्पोर ऑफ क्लस्ट्रीडियम बाटुलाइनम। अगर क्लस्ट्रीडियम बाटुलाइनम के स्पोर, जो भी उसको खाना खिलाया जा रहा है, दूध पिलाया जा रहा है, अगर उसमें वो मौजूद है, इन विच कॉन्स्टिपेशन, तो अगर मौजूद होगा तो क्या प्रॉब्लम करेगा? कॉन्स्टिपेशन कॉज कर जाएगा। एंड इंटेरिक इन्फेक्शन आल्सो कॉज्ड। इंटेरिक इन्फेक्शन का मतलब होता है कि ऐसे इन्फेक्शन, द इन्फेक्शन इज टोटली रिलेटेड टू द इंटेस्टाइन, इज कॉल्ड एज द इंटेरिक इन्फेक्शन। तो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से कि इन्फेंट बाटुलिज्म क्या होता है। इन्फेंट बाटुलिज्म आपका ये क्लियर हो गया। इसके बाद यहाँ पर है लैब डायग्नोसिस की बात करते हैं। तो लैब डायग्नोसिस में अगर हम चलें यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉलोइंग मेजरमेंट्स और एडाप्टेड। कुछ खास बातें हैं जो कि हम इसको जानते हैं इसके बारे में। लैब डायग्नोसिस का मतलब होता है कि हम कैसे किसी सैंपल को लेकर के, सैंपल को लेंगे, और सैंपल को लेने के बाद उसको हम डिटेक्ट करेंगे, किस प्रोसेस से डिटेक्ट करेंगे, और उसमें मौजूद जो हमारा ये क्लस्ट्रीडियम बाटुलाइनम है या उसके स्पोर्स हैं, उसकी हम पहचान करेंगे, उसको हम पता लगाएंगे। इन सब चीज़ों को हम पढ़ते हैं लैब डायग्नोसिस में। तो जो लैब डायग्नोसिस है, इसका जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो होता है सैंपल कलेक्शन। सैंपल कलेक्शन इज़ द फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द लैब डायग्नोसिस। in the sample collection, sample is collected from the wound and stool। स्टूल से भी और wound से भी हम इसका सैंपल कलेक्शन कर सकते हैं। सैंपल इज सब्जेक्टेड, और जो सैंपल हम कलेक्ट कर लेते हैं इज सब्जेक्टेड टू ग्राम स्टेनिंग।
उस सैंपल को हम ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर देते हैं, और ग्राम स्टेनिंग के बाद इसमें एंड आल्सो सब टर्मिनल स्पोर आर फिजिकली ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप। सब टर्मिनल कहने का मतलब ये है कि जो इसके स्पोर होते हैं, एंडोस्पोर का जो फॉर्मेशन करता है ना, ये किसी एक पोल पर, मैंने बताया था कि आपको कि जो ये बैक्टीरिया है क्लॉस्ट्रिडियम बाटुलाइनम, ये एक रड शेप बैक्टीरिया होता है, और इसकी जो और क्या होता है कि इसका जो स्पोर होता है वो इसके किसी एक पोल पर, ऊपर या नीचे कहीं पे भी स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो उस चीज़ को हम माइक्रोस्कोप में लगा के देख सकते हैं। एक तो ये जान सकते हैं कि हाँ उसके उसके फिजिकली उसकी मार्फोलॉजी देख के भी जान सकते हैं, और दूसरी बात ये है कि मैंने आपको पहले बताया था कि दिस बैक्टीरिया इज़ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो अगर जो भी हमारे पास सैंपल है, उस सैंपल को हम क्या करेंगे, उस सैंपल को हम ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर के तहत उसको हम स्ट्रेन करेंगे, एंड आफ्टर स्टेनिंग यू मे कन्फर्म if stain is positive, then you may confirm this is the Clostridium botulinum, because this bacteria is a gram positive bacteria, and also you can physically observed under the microscope। और सब टर्मिनल इसके स्पोर्स जो होते हैं कुछ ऊपर से थोड़ा सा नीचे इसके पूरे बॉडी में स्पोर का भी फॉर्मेशन होता है, जिससे आप ये भी जान सकते हैं उसको माइक्रोस्कोप में लगा करके कि ये क्लॉस्ट्रिडियम बाटुलाइनम है या नहीं है। तो ये इसका यही प्रोसेस है लैब डायग्नोसिस का। और फिर इसमें एक इम्पोर्टेंट है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट शायद आपके एग्ज़ाम में पूछा तो नहीं जाता है, मगर इम्पोर्टेंट है कि आप इसको जानें। तो ट्रीटमेंट की बात करते हैं यहाँ पर। तो ट्रीटमेंट जो कि इम्पोर्टेंट होता है आपके जानकारी के लिए भी चाहिए ही, तो यहाँ पे ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो कुछ एंटीबायोटिक्स हैं। एंटीबायोटिक्स मेट्रोनिडाजोल और पेनिसिलिन जी। पेनिसिलिन जो कि एंटीबायोटिक है, मेट्रोनिडाजोल एक ये भी कह सकते हैं कि ये इम्पोर्टेंट ड्रग है। मेट्रोनिडाजोल कई नामों से आता है मेट्रोनिडाजोल, जैसे मेट्रोजिल की बात करते हैं तो ये सब इसी में आता है, मेट्रोनिडाजोल में ही। सब एंटीबायोटिक दवाई हैं, आर रिकमेंडेड, इन सबको रिकमेंड किया जाता है, चाहे पेनिसिलिन जी हो चाहे मेट्रोनिडाजोल हो, आर रिकमेंडेड फॉर वुंड बाटुलिज्म। वुंड बाटुलिज्म के लिए ये ज़्यादा रिकमेंड करा जाता है। हाउएवर मेडिकेशन आर नॉट एडवाइज्ड फॉर अदर टाइप्स ऑफ द बाटुलिज्म। बाटुलिज्म में अगर वुंड बाटुलिज्म है तो उसमें हम पेनिसिलिन जी और मेट्रोनिडाजोल तो दे सकते हैं, लेकिन अगर बाटुलिज्म किसी दूसरे टाइप का है तो हम मेडिकेशन मीन्स की दवा नहीं देंगे, बिकॉज दे कैन स्पीड अप द रिलीज ऑफ टॉक्सिन। अगर हम बाटुलिज्म में अगर वुंड बाटुलिज्म है तब तो ठीक है, आप मेट्रोनिडाजोल प्रेफर किया जाता है, पेनिसिलिन जी प्रेफर किया जाता है कि उसको दिया जाए। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि उसको प्रॉब्लम है कोई दूसरी बाटुलिज्म है, जैसे इन्फेंट बाटुलिज्म है, फूड पॉइजनिंग बाटुलिज्म है, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम दवा उसको नहीं देते हैं, और जो भी प्रिकॉशंस होती हैं वो प्रिकॉशंस लेते हैं। अगर दवा भी देंगे तो उसमें क्या होगा ना कि वो जो स्पोर है या हमारा क्लॉस्ट्रिडियम बाटुलाइनम है वो बॉडी के अंदर और टॉक्सिन प्रोड्यूस करने लगता है, जिससे कि प्रॉब्लम और क्रिएट कर देगा, इसलिए दवा नहीं देंगे हम। सिर्फ प्रिकॉशंस जो भी कुछ होंगे वो हम उसको अडॉप्ट करेंगे। तो ये है इसका ट्रीटमेंट। नेक्स्ट आपका आता है प्रोफाइलैक्सिस। प्रोफाइलैक्सिस मीन्स कि कैसे आप इसको बचेंगे इससे, या क्या तरीका है जिससे आप बचें या बचे रहें। तो टॉक्साइड एल्यूमिनियम सल्फेट आर यूज्ड। एक टॉक्साइड जो होता है एक प्रकार की ये वैक्सीन होती है टॉक्साइड। डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय द प्रॉपर कैनिंग सिस्टम। कैनिंग सिस्टम का मतलब है जो भी आप घरों में जो खाना बनता है उसको प्रॉपरली आप उसको पकाइए अच्छे से, और अगर अच्छे से पका नहीं होगा, कैंड होगा, तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो दिस इज़ एडवाइस टू ऑल ऑफ़ यू। अगर ऐसी कोई बात है तो इसके प्रोफाइलैक्सिस में, बचाव में, रोकथाम में ये है कि या तो टॉक्साइड एल्यूमिनियम सल्फेट दिया जाए टॉक्साइड के रूप में। टॉक्साइड यू नो ए काइंड ऑफ द वैक्सीन आल्सो, एंड डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय द प्रॉपर कैनिंग सिस्टम। प्रॉपर कैनिंग सिस्टम का मतलब है जो भी फूड हो उसको प्रॉपरली हम उसको पका लें, तो जिससे डिजीज़ फिर नहीं फैलेगा। सो द स्टूडेंट, दिस इज़ द एंड ऑफ क्लॉस्ट्रिडियम बाटुलाइनम। क्लॉस्ट्रिडियम बाटुलाइनम बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और इससे एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी गया है क्वेश्चन। तो कोशिश करिए कि आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो यू मे इजली confirm with me about your doubts.
and I will try to do solve all kinds of your problem, and also advised you all of write in your notebook these all. Okay, thank you so much, and we will meet you in the next lecture. Thank you so much.